नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए अभी जो बात करेंगे वो 12th क्लास का अपना जो एक नया बिंदु है उसको लेके अपन बात करने वाले हैं। उसके जितने प्रश्न बनते हैं यानी उन प्रश्नों को अपन जो है केक को लेके विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के पहले जो अपना टॉपिक है उसकी मैं पहले बात बता देता हूँ कि ये जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। यानी जो है विभिन्न माध्यम जो है जो अपनी 11वीं और 12वीं में जो पुस्तक चलती है उसमें से अपने जो एक नया बिंदु जोड़ा गया है, तो उसी बिंदु को लेके अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मुद्रित माध्यम के लिए जो है सबसे पहले लेखन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल रहेगा कि जनसंचार माध्यमों के नाम जो है वो आपको बताने हैं। जनसंचार माध्यमों के जो नाम है वो हमें बताने हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ये वाला। ठीक है, कि मुद्रित व प्रिंट मीडिया जो है वो जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आता है। रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है, इंटरनेट आता है। यानी ये रहेंगे हमारे जनसंचार के प्रमुख साधन जो हैं वो ये रहेंगे। यानी मुद्रित या प्रिंट मीडिया में अखबार आ जाता है, रेडियो में आपने सुना ही होगा रेडियो, टीवी में जो है वो भी जानते होंगे, और इंटरनेट जो है वो नया अभी जो है चल ही रहा है। चलिए अगला जो रहेगा कि मुद्रित माध्यमों की जो है कुछ विशेषताएं आपको बतानी है। तो मुद्रित माध्यमों की यानी अखबारों की कुछ विशेषताएं जो है वो ये रहेंगी। चलिए पहली विशेषता जो रहेगी अखबार की विशेषता कि इसमें लिखे हुए जो शब्द होते हैं वो स्थायी होते हैं, यानी इनको आप मिटा नहीं सकते। इसे हम अनेक बार पढ़ भी सकते हैं, जब अब मर्जी हो तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अध्ययन चिंतन मनन किया जा सकता है, यानी जब कोई चीज़ अपने पास स्थायी रूप से अपने पास होती है तो उस पर अध्ययन भी किया जा सकता है, उसको आसानी से पढ़ा भी जा सकता है और चिंतन और मनन भी करना संभव होता है। और इसके अलावा बात करें तो खबरों को अपनी रुचि के अनुसार जो है वो पहले और बाद में पढ़ा जा सकता है। जैसे आपकी रुचि क्रिकेट वाले खबरें पढ़ने में है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप शुरू से अखबार पढ़ते जाओ फिर लास्ट में जाके क्रिकेट वाला पढ़ो, नहीं। आप बीच में भी जाके जो है क्रिकेट वाली न्यूज़ जो है पढ़ सकते हैं। खेल की जो न्यूज़ है वो आप पढ़ सकते हैं। पाँचवाँ जो रहेगा कि इसकी सामग्री जो है लंबे समय तक सुरक्षित भी रह सकती है, यानी आप ज़रूरी नहीं है कि आज ही पढ़ें, कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी इच्छा हो तब पढ़ें, यानी लंबे समय तक जो है इसको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। चलिए समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि रेडियो क्या है। विस्तार से आपको लिखना है कि रेडियो वास्तव में है क्या। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा कि रेडियो जो है जनसंचार का एक सर्वे माध्यम है। आपको पता होगा सिर्फ इसमें सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है, और इसमें जो है ध्वनि है, शब्द है, स्वर है, यही प्रमुख होते हैं। इसीलिए अपन ये इसको कह सकते हैं कि ये एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय का मतलब सिर्फ सर्वे माध्यम है, इसलिए एक रेखीय माध्यम भी कहा जाता है। चलिए हमारा चौथा प्रश्न जो रहेगा कि रेडियो के लिए समाचार लेखन कैसे किया जाता है। रेडियो के लिए अगर आपको समाचार लिखने हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी रहता है। तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है, देखिए कुछ निम्न बातों का जो है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कि समाचार जो है साफ़ सुथरी टाइप की हुई कॉपी में होने चाहिए, साफ़ सुथरी और टाइप की हुई कॉपी में ही होने चाहिए। दूसरा सवाल है कि ट्रिपल स्पेस में जो है टाइप की हुई या दोनों ओर हाशिए छोड़े होने चाहिए। ट्रिपल स्पेस का मतलब है कि शब्दों के बीच में जो है जगह ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होने का मतलब है कि शब्द आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, अलग अलग शब्द जो है वो अलग अलग रूप से ही दिखाई दें, उनमें कोई भी जो है मिलावट नहीं हो कि भाई वो आपस में नहीं मिल जाए। और हाशिए छोड़ने का मतलब है जैसे इधर ये पेज है तो इसके जैसे इधर वाली जगह छोड़ दी जाए, इधर वाली जगह खाली छोड़ दे, और इधर जैसे इधर वाली जगह खाली छोड़ दे। ठीक है, तो ये काफ़ी जगह साइड में जो है खाली जगह छोड़ते हैं, तो उसी को कहते हैं हाशिए छोड़ना। अगला है कि एक पंक्ति में 12-13 शब्दों से अधिक न हो। अब 12-13 शब्द कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे ये रेडियो है, यहाँ पर ये शब्द आ गए, ये शब्द हैं। ठीक है, तो 12-13 शब्दों से ज़्यादा एक पंक्ति में नहीं होनी चाहिए। पंक्ति का मतलब लाइन होता है, आप जानते होंगे। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है कि समाचार कॉपी में जटिल व संक्षिप्त आकार का प्रयोग न करें। समाचार जो भी कॉपी कर रहे हो उसमें जटिल व संक्षिप्त आकार का प्रयोग न करें। कोई भी शॉर्टकट यूज़ में आप ना लें, और कोई कठिन शब्द जो है जिसका उच्चारण जो है वो वक्ता नहीं कर सके तो ऐसे को भी आपको काम में नहीं लेना है। और पांचवी बात जो है कि लंबे अंकों और दिनांक जो है उसको आपको शब्द में लिखना है, यानी दहाई तक के जो अंक हैं वो आप अंकों में लिखें, और इससे बड़ी जो संख्याएँ आती हैं उनको आपको शब्दों में ही लिखना चाहिए। चलिए समझ में आया होगा। चलिए पाँचवा हमारा प्रश्न है कि मुद्रित माध्यमों की प्रमुख कमियाँ कौन कौन सी हैं। मुद्रित माध्यम यानी अखबारों की प्रमुख कमियाँ। तो अखबारों में बहुत सारी कमियाँ होती है, भई आपको पता होगा। देखिए नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है। भई अपने माताजी है, पिताजी, उसको पढ़ना नहीं आता, नहीं पढ़ना आता तो वो इसका लाभ भी नहीं ले सकते, क्योंकि जिसको पढ़ना आता है वही अखबार पढ़ पाएगा, अन्य कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। अगला है कि ये रेडियो तथा टेलीविज़न की तरह तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी नहीं देता। अभी जैसे मान लो कोई भूकंप आ गया तो अखबार वाला अपने को थोड़ी कहेगा कि अभी भूकंप आया है, तो ये सूचनाएँ जो है दूसरे दिन छपती हैं, तो उसी हिसाब से घटनाओं की जानकारी दी जाती है। अगला है कि किसी भी खबर या रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए एक डेडलाइन समय सीमा होती है। बिल्कुल, खबर या रिपोर्ट का प्रकाशन जब करते हो तो उसके लिए एक निश्चित समय सीमा भी होती है, एक निश्चित कॉलम उसके लिए बना हुआ होता है।
आगे बात करें तो स्पेस की सीमा भी होती है, जगह भी निश्चित होती है, स्पेस की भी सीमा होती है कि भाई हाँ इतने कॉलम में ही जो है ये खबर छपनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी खबरों को उसमें शामिल करना होता है। पांचवा है कि महत्व एवं जगह की उपलब्धता के अनुसार किसी भी खबर को स्थान दिया जा सकता है, कि भाई जितना जिस खबर का महत्व ज़्यादा होता है वो अखबार के मेन पृष्ठ पे आती है, फिर जैसे जैसे महत्व कम होता जाता है वो आगे से आगे जो है स्थान प्राप्त करती है। छठा जो रहेगा, मुद्रित माध्यम में अशुद्धि होने पर सुधार हेतु अगले अंक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगला आपने कुछ गलत टाइप कर दिया तो उसके लिए आपको जो है अगले अंक तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अगला अंक जब आएगा तभी आप उसको सुधार सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो उल्टा पिरामिड शैली देखो क्या है। उल्टा पिरामिड जो शैली है कि ये शैली लेखन की सबसे प्रचलित शैली मानी जाती है। सभी समाचार जो है इसी शैली में लिखे जाते हैं। इस शैली में समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद में जैसे जैसे उसका महत्व कम होता जाता है उसी प्रकार सूचनाएं जो है दी जाती हैं। अर्थात कहानी की तरह क्लाइमेक्स जो है अंत में नहीं आता वरन खबर के प्रारंभ में आ जाता है। फिल्म देखी होगी, फिल्म में क्लाइमेक्स लास्ट में आता है कि क्या घटना घटित हुई, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। इसमें क्लाइमेक्स जो है सबसे पहले आता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे उल्टा पिरामिड, ये उल्टा पिरामिड बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आएगी यानी इंट्रो में आएगी। इसमें 3 भाग होते हैं, इंट्रो है, बॉडी है और समापन है। यानी इंट्रो में जो है वो क्लाइमेक्स आ जाता है, बॉडी है, फिर समापन वाले में जब बाकी जो जानकारी है कम महत्व की जो बात है वो बाद में बता दी जाती है। चलिए 7वां प्रश्न है कि टेलीविजन खबरों की विशेषताएं लिखिए। टेलीविजन खबरों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। तो टेलीविजन खबरों की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। देखिए टेलीविज़न में खबरों को देखने व सुनने की सुविधा होती है। सबसे बेस्ट बात जो है यही रहेगी और यही आपको सबसे ज़्यादा याद रहती है। इसमें आगे है कि इसमें जीवंत घटनाओं का प्रसारण होता है, बिल्कुल सजीव नज़र आते हैं सारे के सारे। टीवी में लगातार समाचारों का प्रसारण भी होता रहता है, बिल्कुल जब जब मर्जी चाहे तब आप न्यूज़ वाला चैनल लगाओ और खबरों को देखते रहो। चलिए अगला है कि तुरंत घटी घटना का सीधा प्रसारण भी इसमें संभव है। अभी कोई घटना घटित होती है तो उसका सीधा प्रसारण भी जो है वो दिया जा सकता है। और लास्ट रहेगा कि अशिक्षित लोगों के लिए भी ये उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि भाई अपने को पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी अपने को चित्र में देख के जो है अपन समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा 8वां प्रश्न जो रहेगा कि रेडियो व टेलीविजन समाचारों की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, यानी भाषा उसकी कैसी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा कि भाषा की जो गरिमा है उसको बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है और सरल भाषा का प्रयोग जो है वो दोनों में करना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो रेडियो और टेलीविजन के लिए सभी वर्ग व स्तर के लोगों के लिए समझ में आने वाली जो भाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और कानों को अच्छे लगने वाले होने चाहिए। वाक्य में जो है तारतम्यता होनी चाहिए, वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जटिल शब्दों हैं, सामाजिक शब्दों हैं या मुहावरों के अनावश्यक प्रयोग से तुम्हें जो है बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा 9वां कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब होती है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो आपको पता होगा कि भारत में जो है इंटरनेट पत्रकारिता का वर्तमान में दूसरा दौर चल रहा है, लेकिन पहला दौर जो था वो 1993 में शुरू हुआ था और दूसरा दौर जो है 2003 से लेकर जो है वर्तमान तक चल रहा है। चलिए हमारा 10वां प्रश्न है कि वेब पत्रकारिता को अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो वेब पत्रकारिता जो है उन्हें किस अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो वेब पत्रकारिता को जो है इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता और साइबर पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज के लिए मेरे 10 प्रश्न आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।